बुल्ढाना के जेल में पूर्व नगर सेवक की मौत होने से पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। नांदुरा के पूर्व नगर सेवक राजेंद्र डांगे और उनके बेटे पर लगे गंभीर आरोप के बाद उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जेल में ही राजेंद्र डांगे की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से मृतक के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बुल्ढाना के जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा है। जेल में आरोपी की मौत से जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। जिले के नांदुरा के पूर्व नगर सेवक राजेंद्र डांगे और उनके बेटे पर एक स्थानीय महिला ने विनय भंग और डकैती का आरोप लगाया था, जिसके बाद 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने राजेश डांगे और उनके बेटे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजेंद्र डांगे की जेल में ही तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें डायबिटीज और अन्य कई बीमारी थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने जेल प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन तब गंभीरता से नहीं लिया गया और बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और जेल में ही वो बेहोश हो गए, जिसके बाद अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में राजेंद्र डांगे के घर वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक प्रतिष्ठित कुटुंबातली ती व्यक्ती आहे आणि त्या व्यक्तीवर बुरुकले नावाची जी फॅमिली आहे त्या ठिकाणी गजानन बुरुकले आणि एकनाथ बुरुकले, शीतल बुरुकले या लोकांनी 31 तारखेच्या कोर्टी तक्रार दिली। मुलांचे काही भांडण झाले, त्याच्यातून कोर्टी तक्रार दिली आणि भाऊंचं नाव त्याच्यामध्ये राजेंद्र डांगेंचं नाव त्यात घेतलं गेलं, जे त्या घटनास्थळी उपस्थित नव्हते आणि ज्यांनी आरोप केला आहे, फिर्याद दिली आहे, त्या बाई सुद्धा त्या ठिकाणी नव्हत्या। असं असताना घटनास्थळावर आरोपी नाही, फिर्यादी नाही अशी तक्रार ठाणेदार नाईक नवरे यांनी नांदुरा पोलीस स्टेशनला नोंदवली आणि 2 तासाच्या आत त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून ते गुन्हा रजिस्टर केले। एक प्रकारे तो सगळं कुठलीही तपासणी न करता, चौकशी न करता, काही कोणताच अवधी वेळ कोणाला न देता त्यांनी अशी कारवाई केलेली आहे। आणि त्यानंतर इथे आता भाऊंना 8 दिवसापासून त्यांची तब्येत खराब आहे। रोज आम्हाला म्हणजे जेलमधून आम्हाला दवाखान्यात न्या त्यांनी लेखी अर्ज दिलेला आहे। जेलच्या ऑफिशियल फोनवरून त्यांच्या मुलांनी का फोन केला आज की बाबांची तब्येत खूप खराब आहे, मी त्यांना जेलच्या डॉक्टरांना दवाखान्यात न्या म्हणून सांगतोय, पण ते कुणीच लक्ष द्यायला तयार नाही। जेलरला सुद्धा काल संध्याकाळी दिग्विजय डांगे जो यांच्यासोबत होता, वडिलांसोबत जेलमध्ये आहे, तर त्यांनी जेलर साहेबांसोबत त्यांना कंप्लेंट केली किंवा माझ्या वडिलांना बरं नाही आहे, त्यांना अस्वस्थ वाटत आहे, तुम्ही दवाखान्यात न्या, त्यांना जर काही कमी अधिक झालं तर मी तुम्हाला जबाबदार धरेन। खोट्या केसमध्ये फसवलं त्यांना आणि त्यांना जेलमध्ये टाकलं। आधी कोविड सेंटरमध्ये ठेवलं, मग जेलमध्ये टाकलं। तिथे त्यांना त्रास दिला विनाकारण। त्यांची तब्येत खराब असूनही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेत नव्हते ते। तिकडून फोन आला तब्येत ठीक नाही आहे माझ्या भावाचं, तरी पण ते नेलेलं नाही हॉस्पिटलमध्ये। तिथेच इंजेक्शन देऊन काहीतरी करत होते म्हणे रोज रात्री। सगळ्यांना आतमध्ये टाका, सगळ्यांना आता न्याय पाहिजे। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी भी अधिक जानकारी नहीं दे रहे। राजेंद्र डांगे यांना उपचारार्थ इथे जिल्हा रुग्णालय बुलढाणा येथे आणले असता त्यांना तपासले असता मृत आढळले। ते ऑलरेडी म्हणजे ब्रॉड डेथ आहे। हालांकि जब जेल अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बोला कि जेल में राजेंद्र डांगे की पहले भी तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तब इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अचानक से मौत होने के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। नांदुरा के राजनीति में सक्रिय रहने वाले राजेंद्र डांगे की मौत के बाद बुल्ढाना में तनाव का माहौल था। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले की पूरी हकीकत क्या है। अकोला जिला परिषद के हाथरौन सर्कल से चुनी गई शिवसेना जिला परिषद सदस्य सुनीता गोरे को अपात्र घोषित किया गया है। चुनाव लड़ने के दौरान अपने हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए अमरावती के विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने सुनीता गोरे को अपात्र घोषित कर दिया है।
जिला परिषद के हाथरुन सर्कल से चुनी गई सुनीता गोरे ने चुनाव नामांकन के दौरान हलफनामे में सही जानकारी नहीं देने का आरोप है। सुनीता गोरे ने अपने पति और उसकी संपत्ति का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया था। ये आरोप लगाते हुए लीना शेगोकार ने गोरे को अपात्र ठहराने की मांग करते हुए विभागीय आयुक्त के पास एक याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने शेगोकार की शिकायत स्वीकार कर ली और सुनीता गोरे को जिला परिषद सदस्य पद के लिए अपात्र घोषित कर दिया। नतीजन शिवसेना को जिला परिषद की एक सीट गंवानी पड़ी है। शिवसेना के अब जिला परिषद में 12 सदस्य है। अकोला के पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने जुआ अड्डे पर कार्रवाई की है। गोपनीय जानकारी के आधार पर बालापुर शहर के बारलिंगा गांव में जुआ अड्डे पर विशेष टीम ने छापेमारी कर कुल 64,840 रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। बालापुर पुलिस थाना अंतर्गत बारलिंगा गांव में जुआ शुरू होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के विशेष दस्ते ने मौके पर छापा मारा तो 12 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। सभी 12 आरोपियों के पास से पुलिस ने नगद 2 मोबाइल सहित कुल 64,840 रुपए का सामान जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ बालापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। अकोला शहर में संगठित अपराध में शामिल सराइट गुंडों को 2 साल के लिए जिले से निर्वासित कर दिया गया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के आदेश पर की गई है। विकास गणेश गुर्दे और गणेश श्रीराम गुर्दे के साथ साथ अभिजीत संजय लांडे और चंद्रदीप संजय लांडे को जिले से तड़ीपार कर दिया गया है। दरअसल इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसके बाद इन अपराधियों को निर्वासन का प्रस्ताव संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा तैयार कर भेजा गया था। इस बीच पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद सभी अपराधियों को तड़ीपार करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि अब तक अकोला जिले से 40 अपराधियों को एमपीडीए के तहत निर्वासित किया गया है, जबकि 81 आपराधिक गिरोह के 196 गुंडों को जिले से निर्वासित किया गया है। शेगांव विकास योजना से प्रभावित खलवाड़ी क्षेत्र के नागरिकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए पिछले 48 दिनों से शेगांव नगर पालिका के सामने अनशन चल रहा था। इस बीच महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगों का आश्वासन देने के बाद शनिवार को हड़ताल वापस ले ली गई। शेगांव विकास योजना से प्रभावित खलवाड़ी क्षेत्र के नागरिकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए पिछले 48 दिनों से शेगांव नगर पालिका के सामने आंदोलन कर रहे थे। इस बीच शनिवार को महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा प्रदर्शनकारियों की मांग के संबंध में ठोस आश्वासन देने के बाद हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता पांडुरंग दादा पाटिल, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राम विजय बुरुंगले और ज्ञानेश्वर दादा पाटिल की मौजूदगी में अनशन खत्म किया गया। आज शेगांव नगर परिषद के सामने हमारा 48 दिवस का उपोषण हुआ और सभी पक्षों ने हमको सहकारी किए। तो इस पक्ष के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो लोग आए इन्होंने हमको समर्थन दिए और उसके बाद में जो पालक मंत्री साहब है उन्होंने जो आश्वासन दिए, उस आश्वासन के ऊपर हम आज हमारा 48वां दिवस का उपोषण यहाँ पर स्थगित करते हैं। त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे। त्यांचा शेगाव स्थानिक जो आराखडा आहे, विकास आराखडा आहे, त्या विकास आराखड्यामध्ये त्यांचं विस्थापन तिथं आहे। 2004 साली हा जो सर्वे झाला होता तो 2004 सालचा सर्वे आज इम्प्लिमेंट होतोय। आदरणीय शिंगणे साहेब आपले पालकमंत्री जे आहेत त्यांच्या कानावर हा विषय टाकला, दादांनी टाकला आणि त्यानंतर शिंगणे साहेबांचं म्हणजे आपल्या पालकमंत्र्यांचं बोलणं देखील झालं सीओचं आणि त्यानुसार पुढे कारवाई करायचं ठरलं। अकोला मंगलूर पीर रोड पर कौलखेड़ की ओर से अकोला की ओर जा रही एक प्रशिक्षण वाहन को मालवाहक ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। A1 मोटर ड्राइविंग स्कूल का प्रशिक्षण वाहन अपने छात्रों को छोड़कर कौलखेड़ से अकोला शहर लौट रहा था। इसी दौरान भारतीय खाद कारखाने के पास एक मालवाहक टिप्पर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे प्रशिक्षण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गति कम होने के कारण एक बड़ी आपदा होने से टल गई। प्रशिक्षण वाहन में चालक और उसका साथी सवार थे, लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर दोनों वाहनों के चालकों के बीच कहासुनी होने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गई थी। अकोला में प्राथमिकता परिवार और
अंत्योदय अन्य योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को गेहूं की मात्रा 50% कम कर मक्का और ज्वार का वितरण किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने मक्का और ज्वार की घटिया गुणवत्ता के कारण वितरण बंद कर दिया था, जिसके बाद गेहूं के वितरण को दोबारा शुरू करने से जरूरतमंद लोगों ने खुशी जाहिर की है। फरवरी से केंद्र सरकार ने प्राथमिकता समूह परिवारों और अंत्योदय योजना के तहत राशन कार्ड लाभार्थियों को गेहूं के मासिक वितरण को 50% घटाकर उसके बदले 40% मक्का और 10% ज्वार को ₹1 प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया जाने लगा। हालांकि वितरित किए जा रहे मक्का और ज्वार की गुणवत्ता दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जिससे लाभार्थी अनाज नहीं उठा रहे थे। इसका खामियाजा कई गरीबों को उठाना पड़ रहा था। लंबी मांग के बाद अब मक्का और ज्वार के वितरण को रोक दिया गया है। अब दोबारा गेहूं वितरित किया जा रहा है। सरकारनं ना पहिले मक्का चालू केला होता, तर आता तो बंद केला, तर तो चांगला निर्णय झाला। त्याच्यामुळे भाकर पोळी वगैरे अशी जाड येत होती आणि त्यांनी परेशानी होत होती लोकांना। त्याच्यामुळे हे सरकारने गहू चालू केले म्हणून हे सगळ्यात चांगलं काम केलं। धान्यामध्ये ते मक्का गहू भेटत जात पहिले, त्याच्यानं काही भाकरी काही बरोबर नाही येत जात। आता सरकारनं तांदूळ गहू चालू केले, सरकारचे आभार मानतो। महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार पर बार बार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने पर शनिवार सुबह पलटवार करते हुए कहा कि अगर मोदी जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते तो महाराष्ट्र का आधा मंत्रिमंडल जेल में होता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दशहरा संबोधन पर भी फडणवीस ने कहा कि उद्धव जी के भाषण में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। माननीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे एजन्सीजच्या वापराच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत आणि ते कधीही एजन्सीजचा गैरवापर करू देत नाहीत। ते एजन्सीच्या कामात मध्येही येत नाहीत आणि त्यांना राजकीय वापराकरता कधी त्यांचा वापरही करत नाहीत। अन्यथा जर एजन्सीजचा वापर हा जर केला असता तर तुमचं अर्ध मंत्रिमंडळ आज जेलमध्ये असतं। या ठिकाणी ईडी CBI याकरता आली की जो भ्रष्टाचार चाललेला आहे, मला तर असं वाटतं की राज्याचे प्रमुख म्हणून या ठिकाणी IT विभागाच्या रेड्समधनं जे त्यांनी सांगितलेलं आहे, तुम्हाला झोपच यायला नको की राज्यामध्ये इतकी प्रचंड अशा प्रकारची दलाली चाललेली आहे। आणि खरं म्हणजे दलाली तर आता या स्तरावर पोचली आहे की काही मंत्र्यांकडे ITच्या रेडमध्ये असं लक्षात येत आहे की काही मंत्र्यांकडे वसुलीचं सॉफ्टवेअर तयार केलेलं आहे आणि त्यातनं अलर्ट घेतले जातात कोणाकडनं किती वसुली करायची आहे। हे या ठिकाणी जर चालत असेल तर या महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं ईडी CBI ही येणारच आहे। आणि उद्धवजी, ज्या सरकारचं नेतृत्व तुम्ही करता आहात ते महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सगळ्यात भ्रष्ट सरकार आहे आणि तुम्ही हे लक्षात ठेवा की इतिहासामध्ये याची नोंद होईल की हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सगळ्यात भ्रष्ट सरकार आहे। या सरकारचा एकच एजेंडा आहे, तो म्हणजे एक्सटॉर्शन। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में गढ़चिरौली से केवड़िया के लिए निकली CRPF की साइकिल रैली को शनिवार सुबह नागपुर से महापौर दयाशंकर तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली 31 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेगी। CRPF द्वारा देश के 5 जगहों पर गढ़चिरौली, त्रिवेंद्रम, लेह, जैसलमेर और नेपाल बॉर्डर से साइकिल रैली निकाली गई है, जो कि एक साथ 31 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेगी। गढ़चिरौली से CRPF की साइकिल रैली शुक्रवार को नागपुर पहुंची थी और शनिवार सुबह CRPF कैंप में एक रंगारंग कार्यक्रम में आगे के सफर के लिए रैली को हरी झंडी दिखाकर महापौर ने रवाना किया।
इस दौरान सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर नागपुर के डीआईजी प्रशांत जाम्भोलकर ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम हर क्षेत्र में अव्वल रहेंगे। हम लोग ये रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है उस दिन। तो ये रैली जो है देश के चारों हिस्सों से निकल रही है। एक गढ़चिरौली से, फिर एक त्रिवेंद्रम से निकल रही है, एक लेह से आ रही है और एक जैसलमेर से और एक नेपाल बॉर्डर से, जो केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पहुंचेंगे 31 अक्टूबर को। हमको पूरे देशवासी को यही संदेश देना है कि हम लोग को ये जो आज़ादी मिली है, इसके लिए हमारे जो है पहली पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने बहुत मेहनत की और इसको बनाए रखने के लिए हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी यंग जनरेशन जितना है उनको यही संदेश है कि इस देश को और अच्छा बनाने के लिए हमको हर चीज़ में अव्वल रहना पड़ेगा, हर चीज़ में हमको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, चाहे वो लड़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमको हर चीज़ में आगे रहना पड़ेगा। ये रैली आज गढ़चिरौली से कल शाम को यहाँ पहुँची और आज हमने इसको यहाँ से आगे मेयर श्री दयाशंकर तिवारी जी ने इसको आगे यहाँ से फ्लैग ऑफ किया और ये यहाँ से निकली है अभी केवड़िया के लिए। तो ये कवर करेगी यहाँ से महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में फाइनली ये पहुँचेगी 31 अक्टूबर को। तो आप सभी को यही संदेश है कि आप जो है इस भारतवर्ष को और उज्जवल और बढ़िया बनाने के लिए अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। डिजिटल युग में युवाओं के लिए सेल्फी लेना बहुत ही आकर्षण का विषय है। हालांकि पर्यटन स्थलों पर सेल्फी लेने के चक्कर में कई युवा जान से हाथ धो बैठे हैं। आजकल पर्यटन स्थल या किसी भी नई जगह की याद के तौर पर सेल्फी लेने का क्रेज युवाओं के साथ साथ वीआईपी लोगों में भी देखा जा सकता है। युवाओं के इस आकर्षण को देखते हुए अकोला में भी सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट को विधायक गोपीकिशन बाजोरिया के विधायक निधि से बनाया गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गोपीकिशन बाजोरिया ने शुक्रवार को सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। विजयदशमी के पावन अवसर पर अकोला में बाला साहेब ठाकरे उद्यान के सामने स्थापित सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन समारोह में शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीरंग पिंजरकर तथा जिले के शिवसेना पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विधायक गोपीकिशन बाजोरिया का शुक्रवार को ही जन्मदिन होने के कारण कुछ पार्षदों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन भी किया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।